वेलकम टू अ मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जीके मास्टर क्लास के थ्योरी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत यानी कि हिस्टोरिकल सोर्सेस। जी, इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ सबूतों सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास असल में इन्हीं स्रोतों का अध्ययन है। बिल्कुल, और ये स्रोत मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा विदेशी विवरण मतलब फॉरेन अकाउंट्स। और इन तीनों में जहां तक मुझे पता है पुरातात्विक स्रोतों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि उनमें बदलाव करना मतलब फेरबदल करना बहुत मुश्किल होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी तो हमारा पहला पुरातात्विक स्रोत हैं सिक्के यानी कॉइन्स। जी और इससे जुड़ा एक सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकदम सही। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिज्मैटिक्स कहते हैं। अच्छा, और भारत में जो सबसे पुराने सिक्के मिले हैं वो कौन से थे? उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ये सबसे पुराने हैं। ये किस धातु के बने होते थे? ये ज्यादातर चांदी और तांबे मतलब सिल्वर और कॉपर के होते थे। और इनकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि इन पर कोई लेख मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, सिर्फ कुछ चित्र या प्रतीक बने होते थे, जैसे कि? जैसे पेड़, पहाड़ या फिर सूरज का कोई चिन्ह। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब सिक्कों से जुड़े कुछ बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। जी, इसमें पहला और सबसे कॉमन सवाल है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका जवाब है हिंद यवन शासक मतलब इंडो ग्रीक्स। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सबसे ज्यादा शुद्ध यानी प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए? हाँ, और इसका जवाब है कुषाण वंश यानी कुषाण डायनेस्टी। तो इंडो ग्रीक्स ने शुरू किया पर सबसे शुद्ध सिक्के कुषाणों ने बनाए। जी, और अब तीसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा संख्या में मतलब अ लार्जेस्ट क्वांटिटी में सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये थे गुप्त वंश के शासक, गुप्ता डायनेस्टी। एकदम सही। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इस सातवाहन वंश ने सीसे मतलब लेड और पॉटन के सिक्के भी बनाए थे। और एक जरूरी नोट भी है यहाँ पर, हाँ, कि गुप्त काल के बाद सिक्कों में मिलावट बढ़ने लगी थी, जिससे ये पता चलता है कि व्यापार में शायद कोई कमी आई होगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का अंदाजा लग जाता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा अगला पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस। जी, और जैसे सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, हाँ, वैसे ही अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। हाँ, और एक और मिलता जुलता शब्द है पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी। इसमें क्या अध्ययन होता है? इसमें पुरानी तिथियों या फिर लिपियों मतलब एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की बनावट का अध्ययन होता है। अच्छा, और ये अभिलेख मिलते कहाँ थे? ये आपको पत्थरों पर, स्तंभों यानी पिलर्स पर, तांबे की प्लेट्स पर और मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए मिलेंगे। इन्हें स्थायी प्रमाण भी माना जाता है ना? जी, क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होते हाँ। और इनमें बदलाव करना लगभग नामुमकिन है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभिलेखों की बात हो और अशोक का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। और यहाँ एग्जाम का सबसे पसंदीदा सवाल आता है कि अशोक की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? हाँ, और वो थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में ये कर दिखाया। ये तो एक बहुत बड़ी खोज थी। जी, अशोक के अभिलेख हमें मुख्य रूप से 3 लिपियों में मिलते हैं। पहली तो ब्राह्मी हो गई। हाँ, ब्राह्मी जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल हुई। दूसरी थी खरोष्टी, ये कहाँ इस्तेमाल हुई? ये पश्चिम उत्तर भारत में मतलब आज के पाकिस्तान वाले इलाके और में। तीसरी थी ग्रीक और अरामैक लिपियां जो अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिली। और एक जरूरी बात यह भी है कि अभिलेखों में अशोक का एक नाम पियद्दसी भी मिलता है। जी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, अब कुछ प्रमुख शासकों और उनके अभिलेखों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले हैं समुद्रगुप्त और उनका प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक उनके दरबारी कवि हरिशेन थे। जी। ये एक तरह से उनकी विजयों का गुणगान है। और दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसकी खास बात यह है कि इसे संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख माना जाता है। फिर है खारवेल शासक और उनका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, और आखिर में अशोक का मास्की अभिलेख। ये क्यों खास है?
ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें अशोक नाम साफ साफ लिखा हुआ मिलता है, जिससे पियदसी और अशोक को जोड़ा जा सका। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम पुरातात्विक स्रोतों से आगे बढ़कर दूसरे प्रकार के स्रोत पर आते हैं, साहित्यिक स्रोत। जी, लिटरेरी सोर्सेस। इसमें सबसे पहले आती है पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्या होती हैं? ये हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं जो उस समय कागज पर नहीं बल्कि ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। और साहित्य को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, सही है? हाँ बिल्कुल। एक है धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी सेकुलर लिटरेचर। धार्मिक साहित्य में तो वेद, रामायण, महाभारत जैसी चीजें आ जाएंगी। जी, और साथ ही जैन और बौद्ध ग्रंथ भी। और धर्मनिरपेक्ष में इसमें जीवनियां मतलब बायोग्राफीज, कानून की किताबें और नाटक जैसी रचनाएं आती हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले जाहिर है वैदिक साहित्य की ही बात होगी। जी, हम सब जानते हैं कि कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका समय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अच्छा, और बाकी 3 वेद? यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं। सामवेद का संबंध संगीत से है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और अथर्ववेद? अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियों मतलब दवाइयों का वर्णन है। और वैदिक काल को भी तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से 1000 बीसी तक था और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 500 बीसी तक था। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेदों को समझना तो काफी मुश्किल है, तो क्या उन्हें समझने में मदद के लिए भी कुछ लिखा गया? हाँ बिल्कुल, वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। और ये कितने हैं? कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। ये एक तरह से वेदों को समझने के लिए सहायक विषय थे। जी, इसके अलावा सूत्र साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गृह सूत्र। हाँ, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों का उल्लेख मिलता है। और शुल्ब सूत्र का भी जिक्र है। जी, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें यज्ञ की वेदी बनाने से जुड़े ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के नियम दिए गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेदों के बाद अब बात करते हैं 2 महान महाकाव्यों की। महाभारत और रामायण। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी को माना जाता है। जी, और इसका विकास 3 चरणों में हुआ। शुरुआत में इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता कहते थे। फिर श्लोक बढ़कर 24000 हुए और इसका नाम भारत पड़ा। और अंत में जब श्लोक 1 लाख हो गए तब ये महाभारत कहलाया। और दूसरा महाकाव्य है रामायण, जिसके लेखक वाल्मीकि जी हैं। हाँ, इसमें भी श्लोकों की संख्या समय के साथ बढ़ी। पहले 6000, फिर 12000 और अंत में 24000 हो गए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वैदिक साहित्य के अलावा बौद्ध और जैन साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जी, और यहाँ भाषा का फर्क ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बौद्ध साहित्य की मुख्य भाषा पाली है और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक। हाँ, जिसमें सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक आते हैं। इसके अलावा जातक कथाएं भी हैं। इनमें क्या है? इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। अच्छा, अब जैन साहित्य की बात करें तो? जैन साहित्य की मुख्य भाषा प्राकृत है और इनके प्रमुख ग्रंथों को आगम कहा जाता है। और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? इनसे हमें महावीर स्वामी के जीवन और उस समय के महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य पर। जी, इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। नाम से तो लगता है ये इकोनॉमिक्स की किताब होगी। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। असल में इसका विषय मौर्यकालीन प्रशासन मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस है। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम है पाणिनि की अष्टाध्यायी। जी, और ये संस्कृत व्याकरण की पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। और फिर है पतंजलि और उनका महाभाष्य। हाँ, जो कि अष्टाध्यायी पर ही एक तरह की टीका या कमेंट्री है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इसमें सबसे पहले आती है कल्हण की राजतरंगिणी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें कश्मीर का एक व्यवस्थित इतिहास मिलता है और इसे भारत में इतिहास लेखन का पहला गंभीर प्रयास माना जाता है। दूसरा ग्रंथ है हर्षचरित। इसके लेखक बाणभट्ट हैं और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। और तीसरा है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक विशाख दत्त हैं। ये एक तरह का जासूसी नाटक है जिसका विषय
मौर्य काल का जासूसी तंत्र है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब तक हमने ज्यादातर उत्तर भारत के साहित्य की बात की। दक्षिण भारत के बारे में क्या? दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है संगम साहित्य। संगम का क्या अर्थ है? संगम का अर्थ है सभा, मतलब असेंबलीज ऑफ पोएट्स, कवियों की सभाएं। अच्छा, माना जाता है कि ईसा की शुरुआती 4 सदियों में ये सभाएं हुईं। और इसका विषय क्या था? इसका मुख्य विषय दक्षिण भारत का इतिहास है, जिसमें चोल, चेर और पांड्या राजवंशों का वर्णन मिलता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम? जी, शिल्प दिकारम और मणिमेखले इसके 2 बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख पुस्तकों की एक लिस्ट है। जी, ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे याद करना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, शूद्र की मृच्छकटिकम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, जिसकी बात हमने अभी की थी, बाणभट्ट की हर्षचरित, और बिल्हण की विक्रमांक देवचरित। ये सभी नाम और उनकी रचनाएं सीधे सीधे मैच द कॉलम या वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी, ये एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। तो पहला पॉइंट, सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स, अभिलेखों का अध्ययन, पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला पहला व्यक्ति, जेम्स प्रिंसेप, साल था 1837। भारत के सबसे पुराने सिक्के, आहत सिक्के यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, कल्हण की राजतरंगिणी में, और संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जी, इनसे सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये था आज का जीके मास्टर क्लास 1 का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मंजिल विद अंसारी चैनल को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।